हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर नीट के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट और जानेंगे सॉलिड स्टेट कैसे महत्वपूर्ण है हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और कैसे हम इसको रिवाइज करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये सॉलिड स्टेट चैप्टर है, ये बेसिकली बहुत ही इजी चैप्टर। अगर कोई बच्चा इसको ध्यान से समझ ले, पढ़ ले, तो ये बात गारंटी है नीट में आने वाला हर एक क्वेश्चन आप देखते ही कर लोगे। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले क्या करना है और किन किन बातों पर ध्यान देना है, कैसे पढ़ाई करनी है, ये बात हमें समझनी है। सबसे पहले इसमें हम एक बेसिकली चीज पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे यूनिट सेल और बेरेवियस लैटिस के बारे में। यूनिट सेल सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि भाई 7 तरह की होती है, उनके नाम, ठीक है। और एंड ब्रेवियस लैटिस, ब्रेवियस लैटिस उसके अंदर कितने प्रकार की अरेंजमेंट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, आप लोगों ने ना एक वो देखा होगा एनसीईआरटी में टेबल, ठीक है, जिसमें हमारे पास सिंपल क्यूब के कुछ अल्फा बीटा गामा दे रखे होते हैं, ए बी और सी दे रखे, टेट्रागोनल के, मोनोक्लिनिक के, ट्राइक्लिनिक के, हेक्सागोनल के। और कहीं ना कहीं अगर आपको याद नहीं है, आपको लगता है कि उसको रटना बहुत मुश्किल है, तो कोशिश करना कहीं पर भी मेरा एक लेक्चर देख लेना, भले ही वो जेई का हो, ठीक है, सॉलिड स्टेट में। और देखना कि मैंने कहां पर स्टार्टिंग में ही वो पढ़ाया होगा, पहले या दूसरे लेक्चर में, जहां पर भी स्टार्ट किया होगा, ठीक है। और वो आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, सौरभ तिवारी और मैं तेरे ही रहेंगे, किस प्रकार से ए और बी का रिलेशन होता है, किस प्रकार से अल्फा बीटा और गामा का रिलेशन होता है। आपको वो टेबल रटना नहीं पड़ेगा, तुरंत याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मैं बता रहा हूं, यूनिट सेल और ब्रेवियस लैटिस पढ़ना है और उस बॉक्स के साथ पढ़ना है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि ए बराबर बी बराबर सी, बट अल्फा और बीटा 90 डिग्री के हैं और भाई गामा जो है वो 90 डिग्री का नहीं है, तो पहचानिए दिए गए 4 ऑप्शन में से कुछ टाइप का वो यूनिट सेल होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरी चीज, अब हम बात करेंगे बेटा जी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स के बारे में। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, कि एटम्स कॉर्नर पर होते हैं तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है, एज सेंटर पे होते हैं तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है, फेस सेंटर पे होते हैं तो क्या कंट्रीब्यूशन होता है, बॉडी सेंटर पे होते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है। और साथ में आप लोगों को एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना, ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने आपको, पैकिंग समझनी है, आपने कंट्रीब्यूशन के साथ पैकिंग समझनी है। तो पैकिंग का मतलब पैकिंग फ्रैक्शन से नहीं है, पैकिंग का मतलब है कि पैकिंग से हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना आना चाहिए कि भाई उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा जो एक कोई यूनिट सेल बनाता होगा, जहां पर ए एटम कॉर्नर पे रहते हैं, बी एटम फेस सेंटर पे रहते हैं, तो उस टाइप के वाले पैकिंग फॉर्मूला जो है, एम्पेरिकल फॉर्मूले कई बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा होगा हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, और पैकिंग फ्रैक्शन को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसको हम पैकिंग एफिशिएंसी भी कहते हैं बेटा जी। पैकिंग एफिशिएंसी बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी याद रहती है, आपको भी याद करनी है। अगर जल्दी जाना है तो एससीसी में 52% होता है, एफसीसी में और एससीबी में 74% होता है, बीसीसी में 68% होता है पैकिंग फ्रैक्शन। इसका एक और उल्टा होता है, उस पर ध्यान देना है। कभी कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में पैकिंग फ्रैक्शन को याद कर लेते हैं। कभी कभी हमें फ्री स्पेस या एम्प्टी स्पेस या एम्प्टी वॉइड के बारे में पूछा होगा कि कितने परसेंट एम्प्टी स्पेस रह गया। तो जैसे किसी भी स्पीसीज की, किसी भी यूनिट सेल की पैकिंग फ्रैक्शन कुछ भी आती है, 74% आ गई मान लो एफसीसी की, और आपसे पूछा है कि भाई इसमें फ्री स्पेस कितना होगा, तो आप जो बचा होगा 100 में से 26%, उसको आप मान लोगे वो फ्री स्पेस। इस टाइप के क्वेश्चन भी बेटा जी आते हैं और आ सकते हैं। अब देखो आगे की कहानी, जब आप ये पढ़ लोगे तब आप लोगों को फोर्थ पॉइंट पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है। वो कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं बेटा जी हम, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर में कम से कम आप लोग अगर नीट के हो, मतलब फोर्थ फिफ्थ की बात ना करो, कम से कम फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एंड सेकंड नियरेस्ट नेबर तक तो पढ़ ही लेना बेटा। थर्ड कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड भी कर लिया तो आपके जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो हो जाएंगे, ठीक है।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा यहां पर। उसके बाद फिफ्थ पार्ट पर आप ध्यान दोगे जो होता है डेंसिटी। कभी कभी क्या हो सकता है कि वो क्वेश्चन के अंदर सारी वैल्यू देगा और यूनिट सेल की डेंसिटी पूछ लेगा, और कभी कभी ऐसा भी कर सकता है कि डेंसिटी देगा और भी बहुत सारी चीज देगा, वो ये पूछ सकता है कि किस टाइप का यूनिट सेल था। वो आप कैसे पता लगाओगे? आप लोग जानते हो कि डेंसिटी का एक फॉर्मूला था, याद करो, जेड इंटू में एम, अवगाद्रो कांस्टेंट इंटू में ए क्यूब। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ठीक है। आपको सारी वैल्यू पता होगी और आपसे वो जानबूझ के जेड कैलकुलेट करवा सकता है। और ध्यान रखना है कि जेड की वैल्यू अगर 2 आती है तो समझ जाना बीसीसी है, जेड की वैल्यू अगर 1 आती है समझ जाना एससीसी है, जेड की वैल्यू 4 आती है समझ जाना एफसीसी है, और जेड की वैल्यू अगर 6 आती है तो एससीपी है। वो तो तुम डिपेंड कर ही लोगे वो, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बेटा बन सकते हैं आपके पेपर में, और इसी फॉर्मेट में आपको आगे बढ़ते जाना है। अब आगे की कहानी सुनो बेटा। मान लो आपने डेंसिटी कैलकुलेट करनी आ गई, मान लो आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना आ गया कि किस टाइप की यूनिट सेल है। अब आगे क्या? आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी होगी बेटा, 6 पॉइंट, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस। जैसे कई बार पूछा जाता है कि भाई एससीसी में ए और आर में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे कि भाई इन एससीसी आप लोग जानते हो कि ए इक्वल्स टू कितना होता है 2r। आप लोगों को पता है कि इन एफसीसी आपको पता होगा बेटा जी कि a√2 इक्वल्स टू 4r। और अगर मैं कहूं कि भाई इन बीसीसी, ठीक है, तो आपको जानते हो कि a√3 विल बी 4r। ये वाली इंफॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए, इसके बेसिस पे कई बार वो पूछ सकता है कि दो एटम के बीच की दूरी कितनी है। छठा पॉइंट क्लियर करने के बाद इस रिलेशन के बाद 7 पॉइंट्स आएगा, वॉइड्स, ठीक है भाई। लोकेशन ऑफ वॉइड्स कि कहां कहां पर वॉइड्स होते हैं, लोकेशन ऑफ वॉइड्स एंड दियर मिनिमम डिस्टेंस। ये क्या है भाई? आप कहोगे सर ये क्या बवाल है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस टाइप के यूनिट सेल में किस टाइप के वॉइड होते हैं और उन वॉइड के बीच की जो मिनिमम दूरी है वो क्या होती होगी। जैसे मैंने ही कहा भाई, यहां पर ले लेता हूं मैं एससीसी, बीसीसी, ठीक है, एंड एससीसी, बीसीसी, और बीसीसी भी नहीं, इंपॉर्टेंट होगा हमारे पास एफसीसी जिसको हम सीसीसी कहते हैं, और भाई एक होगा एससीपी। मैं जो नहीं लिख रहा हूं ना, समझ जाना कि वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब बीसी से रिलेटेड नहीं आएगा। वो पूछ सकता है एससीसी में क्या टेट्रा हेड्रल वॉइड होते हैं, आप कहोगे नहीं। क्या ऑक्टा हेड्रल वॉइड होते हैं, आप कहोगे नहीं। क्या क्यूबिकल वॉइड होंगे, आप कहोगे बिल्कुल होंगे। और क्यूबिकल वॉइड बिल्कुल होगा। कहां पर होगा? बॉडी सेंटर पे। और दो क्यूबिकल वॉइड के बीच की दूरी का जो डिस्टेंस होगा वो ए होगा बेटा। ये आपको इमेजिन करना है, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, आपके नोट्स में लिखा होगा, जाके देखना। ए डिस्टेंस होती है दो मिनिमम जो वॉइड्स होते हैं ना, उनकी मिनिमम डिस्टेंस। एफसीसी या सीसीपी, इसमें आप लोग जानते होंगे कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो हमारे पास 8 होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो हमारे पास कितने होंगे बेटा जी? वो हमारे पास 4 होंगे। अब दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो होता है a/√2। आपके नोट्स में लिखा होगा, जाके चेक करना। a/√2 कैसे कैलकुलेट करते हैं? मिड पॉइंट से मिड पॉइंट मिलाकर, ठीक है। दो तरीके होते हैं, या तो थ्योरम से सॉल्व कर लो या पाइथागोरस थ्योरम से। एससीपी में सिर्फ ये फाइंड याद रखना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, ठीक है। और आपको पता है कि एससीपी में जेड की वैल्यू 6 होती है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड इसके डबल होते हैं हमेशा, वो हो जाएंगे 12। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे बेटा जी? वो हो जाएंगे हमारे पास 6। तो ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जब ये पार्ट आपका याद हो जाएगा, आपका इसका कमांड हो जाएगा,
डिस्टेंस पता लग जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस। फिर आप पढ़ोगे बेटा जी रेडियस रेशियो रूल। क्या पढ़ोगे भाई? रेडियस, एक मिनट, हाँ, रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल, कब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल होगा, कब हमारे पास टेट्राहेड्रल होगा, कब ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, कब क्यूबिकल होगा, सब कुछ आपके नोट्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है, उसको एक बार देख लेना। ठीक है, फॉर्मूले लगा के देखना, क्वेश्चन करके देखना, कम से कम 2। और भाई फिर आएगा हमारे पास टाइप ऑफ क्रिस्टल्स। टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, एक तो आपको क्रिस्टल्स ये पता होना चाहिए कि भाई कितने टाइप का है, NaCl, रॉक सॉल्ट है ना, या सीजियम क्लोराइड, एंटी फ्लोराइड, फ्लोराइड, जिंक सल्फाइड, इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आप लोगों को इन क्रिस्टल्स के अंदर आयनिक कोऑर्डिनेशन नंबर भी पता होना चाहिए कि किस आयन का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है भाई, तो हम कहेंगे भाई आयोनिक कोऑर्डिनेशन नंबर वैसा ही होता है जैसा होता है वैसे, बेसिकली ये आपको फाइंड करना आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर कि भाई अगर NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है और हमें पता है कि सोडियम ऑक्टाइडल वॉइड में रहता है, तो क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो आपको पता है कि सोडियम का 6 होता है, और क्लोरीन के चार्ज के हिसाब से चार्ज रेशियो रूल देख लेंगे तो वो भी 6 होगा। उस टाइप का आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपने नोट्स बनाए होंगे, वो चेक करना है। जब आपका ये क्लियर हो जाएगा टाइप ऑफ क्रिस्टल्स वगैरह, एंड में हमारे पास आएंगे डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स इसमें एक पार्ट आएगा आपके पास स्टोक्योमेट्रिक, और दूसरा होगा बेटा जी नॉन मैट्रिक। आप लोगों को स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन करनी आनी चाहिए, जैसे फ्रैंकल इफेक्ट हो गया, जैसे आपके पास शॉर्टकी डिफेक्ट हो गया, और नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट की भी आइडेंटिफिकेशन करनी आनी चाहिए। अब नॉन स्टोक्योमेट्रिक में क्या क्वेश्चन आता है और स्टोक्योमेट्रिक में क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जितने भी एल्कली मेटल होंगे, ध्यान रखना, एल्कली मेटल के क्लोराइड्स कौन सा इफेक्ट लगाएंगे? शॉर्टकी। और डी ब्लॉक के कोई क्लोराइड होगा वो लगाएंगे फ्रैंकल। उनमें से AgBr एक ऐसा ऑप्शन होगा जो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों लगाएगा। ध्यान, AgBr, वापस चिल्ला के बोलो AgBr, आ सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन। नॉन स्टोक्योमेट्रिक इफेक्ट में आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट कब लगता है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कब लगता है। ठीक है, और एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इस टाइप का क्वेश्चन कि एक आएगा हमारे पास Fe0.9O या फिर Fe0.95O। इसमें क्या होता है कि हमारे पास Fe2+ और Fe3+ दो टाइप के आयंस होते हैं, तो वो ये पूछ सकता है कि भाई इनमें से कितना परसेंटेज Fe2+ का है और कितना परसेंटेज Fe3+ का है। ठीक है, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आपने किया होगा उसकी भी एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। आई होप आपको समझ में आएगा कि सॉलिड स्टेट की पढ़ाई कैसे करनी है, किन किन बातों पर ध्यान देना है। आप ऐसे ही पढ़ाई करेंगे और अपने नीट का रिजल्ट फोड़ के आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।